अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ इश्क़ हूरम बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 14। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल कैसे लग रहे हैं, ये नावल आपको कैसा लग रहा है। कमेंट ज़रूर करें और अपने कॉन्टेक्ट्स में इस नावल को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम इस नावल को। डाइनिंग टेबल पर बैठी वो नाश्ता कर रही थी जब अचानक से उसका दिल ख़राब होने लगा। उसे ऐसे लगा जैसे बड़ा बोझ एकदम से उसके हलक में आ गया हो, जैसे उसे मतली आ रही हो। अपनी हालत को नज़रअंदाज करती हुए फिर से खाने में मसरूफ़ हो गई जब अचानक से उसे ऐसे लगा जैसे उसे वॉमिट आने ही वाली हो। अपने मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम की जानिब दौड़ी। काफ़ी देर वो सिंक पर मुंह गिराए खड़ी रही, लेकिन उसे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा था, उल्टी उससे नहीं आ रही थी। उसकी हालत अजीब ही बोझल हो रही थी। टैप को ऑन करती अपने चेहरे पर पानी फेंकती वॉशरूम से बाहर निकली, लेकिन वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली अचानक से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। सर चकराने लगा, सब कुछ गोल गोल घूमने लगा। अपने सर पर हाथ रखती चकराती हुई वो अभी गिरने ही लगी थी जब माया ने उसे सहारा देकर सही से खड़ा किया। उसे सहारा देकर उसके साथ चलती हुई वो उसे सोफे पर बिठाने लगी और खुद भी उसके साथ बैठ गई, जबकि जायमा की हालत गैरतर होती जा रही थी। जायमा, तुम ठीक हो? उसके सोफे की से टेक लगाते वो उसके लिए ग्लास में पानी उड़ेलने लगी और ग्लास को उसकी जानिब बढ़ा गई। ग्लास को अपने हाथ में पकड़ती वो हिलते हाथों से पानी पीने लगी। शुक्रिया तुम्हारा। पानी पीने के बाद उसे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक महसूस हुई। क्या हुआ था तुम्हें जायमा? चक्कर क्यों आ रहे हैं? चेहरे पर तफक्कुर आमीज तासुरात सजाते वो लहजे में फिक्रमंदी लाते उससे पूछने लगी। पता नहीं, अचानक से ही दिल खराब होने लगा, फिर एकदम ही चक्कर आ गया। वो भारी भारी सांस लेती उसे बता रही थी। मतलब जायमा, ये तो खुशी की बात है, तुम तो प्रेग्नेंट हो। वो खुशी से चहकती हुई बोली। नहीं माया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसकी बात सुनते ही वो साफ इनकार कर गई। जायमा, चक्कर और वॉमिट तभी आती है लड़की को जब वो प्रेग्नेंट होती है। वो अपने जाल में अच्छे से उसे फंसा रही थी। वो जानती थी इस मासूम और अनपढ़ लड़की को क्या पता हो कि एक लड़की प्रेग्नेंट कैसे होती है, इसलिए वो उसे उसकी मासूमियत के मुताबिक समझा रही थी। मैं ना तुम्हें स्टिक देती हूँ, तुम अभी चेक करके आओ। उसके पास से उठती वो स्टिक लेने के लिए चली गई जिस पर प्रेगनेंसी शोक होती है। तकरीबन 2 ही मिनट में वो लेकर भी आ गई थी। माया, मुझे कुछ नहीं पता, ये कैसे चेक करते हो? परेशान हुई। मैं हूँ ना बताने के लिए, जो मैं बोलूँगी बस वो करना। उसे सारा कुछ समझाती वॉशरूम में भेज दिया। जबकि वो थोड़ी देर बाद वॉशरूम के बाहर आई, अपने हाथ में मौजूद स्टिक का रुख उसकी जानिब कर गई। स्टिक में मौजूद 2 सुर्ख लकीरें देखती वो अपने अंदर तंजिया मुस्कुराई और झट से उसके गले लग गई। जायमा, तुम माँ बनने वाली हो। स्टिक में 2 सुर्ख लकीरें बनी है, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो। उसके गले लगती बेजारियत से अपनी आंखें घुमाती वो खुशी से बोली, क्या सच में मैं माँ बनने वाली हूँ? उसके चेहरे पर अचानक से खुशी आई थी। हाँ जायमा, इतनी बड़ी खुशखबरी मैं सबको बता कर आती हूँ। स्टिक को अपने हाथ में पकड़ते वो वहाँ से भागती हुई फायजा बेगम के कमरे में चली गई, जबकि वो वहाँ खड़ी बेयकीनी से अपने पेट पर हाथ रख गई। कितने रोमांटिक है यजदान, उन्होंने मुझे किस भी की थी जिसकी वजह से आज मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसे याद आया बचपन में वो हमसायों की खिड़की से छुप छुप कर टीवी देखा करते थे। उसने वहां पर देखा था वो लड़की भी किस करने के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। उन्हें जाकर बताती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तकरीबन दौड़ती हुई वो अपने कमरे में गई। कमरे में आते ही उसने अगर इर्द गिर्द नजरें घुमाई, लेकिन वो कमरे में नहीं था। फिर उसे वॉशरूम से पानी के कतरे गिरने की आवाज़ आई तो उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी, मगर वो कुछ न कुछ यज़दान के बारे में सोचती हल्का सा शर्मा भी रही थी। बेड पर वो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उछलने कूदने लगी थी जब वॉशरूम का दरवाज़ा क्लिक से खुला और वो कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा वो बेड पर उछल रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। पैंट के ऊपर उसने शर्ट नहीं पहनी थी। टॉवल को गले में लटकाया उसने उससे अपने बाल खुश्क करते वो ऐसे ही बाहर आ गया था तो जायमा की नज़रें उसके वजूद से टकराई। यज़दान, आप माँ बनने वाले हैं। उसकी तरफ देखती वो खुशी के मारे अल्फाज ही गलत बोल गई थी, लेकिन बेड पर उछलती वो चहकती हुई अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। व्हाट, ये क्या बोल रही हो तुम? हैरत ज़दा चेहरे से उसे देखते वो उसकी बात को समझ नहीं पाया था। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं माँ बनने वाली हूँ। अपने अल्फाज की तस्हीह करती वो अपने दुपट्टे को उंगली में घुमाती शर्मा कर बोली। तुम कैसे माँ बन सकती हो? उसकी बात सुनकर वो जैसे
सकते कते में ही चला गया था। वो जैसे कि कते में ही चला गया था, उसने तो कुछ नहीं किया था, फिर वो माँ कैसे बन गई, जबकि उसका दिमाग तो पहले इस बात पर अटका हुआ था कि रात को हुआ क्या था। वो उसके बेड में इतने करीब क्यों सो रही थी, कहीं रात को उनके दरमियान कुछ हुआ तो नहीं। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों उसका ज़हन इस जाने मबज़ूल हो रहा था। क्या मतलब, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? मुँह बसोरते हुए उसके शौक चेहरे को घूरती, अपने दोनों हाथ कमर पर टिका गई। नहीं, मेरा मतलब जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है? अब जल्दी से अपने अल्फ़ाज़ की तस्हीह करने लगा था और उसे समझा रहा था कि उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो इतनी भी मासूम नहीं थी जो उसकी बात का मतलब ना समझती। आप भूल गए हैं आपने मुझे लिफ्ट में किस की थी? लिफ्ट वाला सीन उसे बावर करवाती हुई शर्मा रही थी। जाहिल लड़की किस करने से भी बेबी थोड़ी ना होता है। उसकी अकल पर मातम करते हुए थोड़ा रिलैक्स हुआ, वरना उसे तो लगा था वो रात वाला सारा सीन उसे बता देगी, जबकि बारे में उसके बार-बार सोचने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। होता है ना, मैंने देखा है ड्रामों में, उसने जो बचपन में देखा था वो यही बोल गई थी। तो यज़दान ने उस पर अफ़सोस करते अपने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें किसने बोला है तुम माँ बनने वाली हो? बैठ के करीब आते उसने अपनी शर्ट उठाकर पहनी। मैंने स्टिक टेस्ट किया था, आपको पता है उसमें 2 सुर्ख लकीरें आई थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उससे नज़र चुराती हुई शर्म से चूर लहजे में बोलती उसे बता रही थी, लेकिन उसकी बात सुनते ही उसे हैरत का झटका लगा। तुमने स्टिक टेस्ट भी कर लिया? वो हक तक ही रह गया। जी, मैं ना लेकर आती हूँ स्टिक, आप खुद देख लेना। उजरत में बोलती हुई बेड से उठकर दरवाजे से बाहर निकलती हुई स्टिक लेने के लिए चली गई। पीछे वो खड़ा सोच में ही पड़ गया था। वो उसका इंतजार करने लगा था, लेकिन उसे गए काफ़ी वक्त टाइम हो गया था। वो अभी तक लेकर नहीं आई थी अपने कदम। उसने दरवाजे की जानिब बढ़ाए। जब नीचे हॉल से आती आवाज़ उसके समातों से टकराई तो उसने अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ा दिए। वो थोड़ी देर के लिए गायब क्या हुआ, तुमने तो इतनी तरक्की भी कर ली। हनान के ऑफिस में खड़ा वो गर्मजोशी से उसके गले लगा। तुम किससे तुझे किसने कहा था गायब होने को? इससे अलग होते वो हमजा के चेहरे की तरफ देखने लगा। यार क्या ही बताऊँ तुझे, मैं इमरजेंसी में फंस गया था। सोफे पर बैठते उसने अपना हाल और अहवाल बताया। जिस दिन से हनान ने जरी को खरीदा था, तब से हमजा अपनी फैमिली के साथ कहीं गया हुआ था और अब वो वापस आया था। उसे सिर्फ यही पता चल सका था कि हनान का निकाह हो गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़की कोठे की रकासा है। हनान भी नहीं चाहता था वो उसे ये बताए कि जिस पर कोठे के सब मर्द मर मिटे थे, वो उसकी अब बीवी थी। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया था? उसके साथ बैठते हनान ने सेक्रेटरी को कॉफ़ी लाने का कहा। यार इमरजेंसी में घर वालों ने मेरा निकाह करवा दिया, अब 2-3 दिनों बाद वलीमा है। वो मुँह लटका कर बोला तो हनान ने एक भरपूर कहा लगाया। अब तो तुम्हारा शिकवा करना नहीं बनता, क्योंकि तू भी मेरे बगैर निकाह कर आया है। उसके शाने पर पंच मारते उसने नाराज़गी ज़ाहिर की। हाँ यार, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार तो कर सकता था ना। मैं पूरी तरह गया नहीं, तूने निकाह भी कर लिया और ऑफिस भी खोल लिया। उसने एक भरपूर नज़र ऑफिस पर डाली। हनान को फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। फिर जारिम ने भी यही बिज़नेस शुरू किया था, इसलिए वो उसके छोड़े हुए बिज़नेस को ही शुरू कर गया। एक से बढ़कर एक सूट उसके ऑफिस में तैयार किया जाता था और उसने वर्कर्स भी आला किस्म के रखे हुए थे। बस हमजा छोड़ना, समझ, मेरी भी मजबूरी थी। सेक्रेटरी की लाई हुई कॉफ़ी के मग दोनों हाथ में पकड़ते वो अब कॉफ़ी इंजॉय करने लगे थे। सूरज की पड़ती रोशनी पर और लोगों की तरह तरह की आवाज़ों पर उसकी नींद से बेदार हुई। उसे देखा बहुत सारी ख्वातीन उनके सामने खड़ी मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। जब एक औरत की नज़रों के ताक़ुब पर उसने अपने साथ लेटे ज़ोयान पर नज़र डाली। ज़ोयान को बिल्कुल अपने साथ लेटा देखकर उसकी तो आंखें ही फैल गई। उसे याद आया रात को झाड़ियाँ उसे चुभ रही थी, इसलिए वो ज़मीन पर लेटी अपने ऊपर लिहाफ के तौर पर वो पर्दा ही ओढ़ गई थी। लेकिन जब वो सोई थी तब तक तो ज़ोयान वापस नहीं आया था। फिर वो किस टाइम आया और उसके लिहाफ में वो क्या कर रहा था? उसे देखते ही वो उछलती हुई उससे दूर हुई, जो अब हल्की हल्की आंखें खोले उठने की कोशिश कर रहा था। रात को लेट ही झोपड़ी पर आया था। फिर परी को नीचे लेटे देख वो भी साइड पर होकर नीचे ही लेट गया था, लेकिन वो उसके लिहाफ में कैसे आ गया ये उसे खुद नहीं पता था। शायद सर्दी की वजह से वो नींद में ही उसके साथ जाकर सो गया था। सीधी नज़र ही उसकी उन औरतों पर पड़ी जो मुस्कुराकर अब ज़ोयान को देख रही थी। कितने प्यारे हैं ये दोनों, इनके चेहरों को
उनके चेहरों को देखती एक औरत प्यार से बोली, अरे बेटा दूर क्यों हो रही हो, शौहर ही तो है तुम्हारा। अब दूसरी औरत परी को जोयान से दूर होता देख बोली थी, बड़ी प्यारी जोड़ी है। उनके खुद पर तबसरे करने पर उन दोनों ने बेक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है, ये मेरा शौहर नहीं है। इनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए परी उजरत में बोली, आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, हमारी जोड़ी नहीं है। जोयान भी उनकी गलतफहमी को दूर करने लगा, क्या मतलब तुम दोनों मियाँ बीवी नहीं हो? सभी औरतें एक ज़बान बोली थी और दूसरे की तरफ देखते उनके माथे पर बेशुमार बल पड़े। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुस्कुराकर बोली, तुम गैर महरम होकर एक दूसरे के साथ रह रहे हो। तुम लोगों ने आज की रात भी यहाँ पर गुजारी? वो हैरान हुई थी, जबकि जोयान और परी को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। ये तो बहुत गलत बात है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, लड़का लड़की खुलेआम एक साथ नहीं सोया करते। अब उन औरतों के लहजे में तल्खी आ गई थी। आप गलत मत समझे, हमें कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ ठहरना पड़ा। ज़ैन अपनी और परी की सफाई पेश करता जल्दी से बोला, ना जी ना, ये जो भी है, लेकिन तुम लोग एक साथ रहे हो, अब हमें क्या पता हो रात भर क्या हुआ है। बहन तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करते हैं इन दोनों का निकाह करवा देते हैं। हमारे यहाँ पर वैसे भी लड़का लड़की को इतना करीब देखकर उनका निकाह करवा दिया जाता है, फिर ये लोग तो यहाँ पर एक साथ रात रहे हैं। दूसरी औरत बोली तो सब ने उसकी बात पर हामी भरी, जबकि वो दोनों फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। है मैं वीर जी को बुलाती हूँ, ये तो हमारे पंड के उसूल के खिलाफ काम हुआ है, इनका निकाह करवाना ही बेहतर रहेगा। हुजूम में मौजूद एक औरत भागती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। उन्हें खुद से ही सारे फैसले करते देखकर वो दोनों हड़बड़ा कर वहाँ से उठे और उन्हें कायल करने की कोशिश करने लगे। तकरीबन 2 ही मिनट में वो औरत चलती हुई एक भारी जसामत वाले मर्द के साथ झोपड़ी में दाखिल हुई, जबकि परी और जोयान दोनों ही उन लोगों को अपनी बातों से कायल करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो लोग कहीं उनका निकाह ही ना करवा दे। आंटी मेरी बात समझने की कोशिश करें, मजबूरी थी, सिर्फ इसलिए हम यहाँ पर रुके। जोयान उनके पास खड़ा उन्हें मामला रफा दफा करने का कह रहा था, लेकिन परी पीछे खड़ी खामोश थी। जब उसका दिमाग छपाक से चला था, क्या ही बात हो अगर मेरा और जोयान का निकाह हो जाए, चाहे गलत फहमी में ही सही, लेकिन जोयान मेरा हो जाए और फिर उनकी और जरनिश की शादी नहीं होगी। अपने जहन में सोचती उसके चेहरे में मध्यम सी मुस्कुराहट आई। परी तुम भी इन्हें बताओ ना, कैसे हम इस मुसीबत में फंस गए। परी को अपनी सोचों में गर्क देख कर वो उसे होश की दुनिया में वापस लाया। मगर पुत्र जी, हमारे पिंड में ऐसा नहीं होता। भारी जसामत वाला वो शख्स जो पहले जोयान की बात सुन रहा था, फिर उसे यहाँ के उसूल बताने लगा। लेकिन अंकल जी, हम आपके उसूलों को समझ रहे हैं, मगर बात ये है, हम यहाँ सिर्फ मजबूरी के तहत आए थे, बाकी आपको जो बेहतर लगे आप वही करें। उस शख्स की तरफ देखती वो नरमाहट भरे लहजे में बोली तो बेक वक्त जोयान ने चेहरा तिरछा करके उसे अपनी गहरी आंखों से घूरा, लेकिन वो एक नज़र उस पर डालती नहायत सहूलत से उसकी घूरियों को नज़रअंदाज कर गई। बेटा जी, मैं समझ सकता हूँ, मगर अब आप दोनों का निकाह होकर ही रहेगा, वरना हमारी पंचायत आप दोनों को इस पिंड से बाहर नहीं जाने देगी। वो सादगी से उन दोनों को देखते बता रहा था। ओ जी, इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, बुलाओ मौलवी को। अगर बात पंचायत तक पहुँच गई ना, तो फिर वो तो इन दोनों को सीधा सूली पर लटका देंगी। इनमें से एक औरत हाथों को हिलाती इशारों के तौर पर बोल रही थी, सूली पर? दोनों के मुंह से बेक वक्त ये अल्फाज अदा हुए थे। हाँ पुत्र, पिछली दफ़ा हमारे पिंड में एक लड़का और लड़की को सज़ा के तौर पर सूली पर लटका दिया गया था। वो अभी बता ही रही थी जब वो भारी जसामत वाला शख्स बीच में बोल पड़ा, मैं ना मौलवी साहब को लेकर आता हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। बोलते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। परी का चेहरा पुरसुकून था बनिस्बत जोयान के, लेकिन जोयान उनके इस फजूल से उसूल की वजह से भरपूर तैश में आ चुका था। एक हुसीली नज़र परी पर डालता वो पास पड़ी अपनी जैकेट उठाकर पहनने लगा, तो इतनी ही देर में वो शख्स मौलवी को भी लेकर आ गया। उनमें से एक औरत परी के लिए एक अच्छी सी सुर्ख और गोल्डन रंग की नेट की चुनरी लाई थी, जिसे उसने परी के ऊपर अच्छे से उड़ा दी। मौलवी साहब उन दोनों के सामने बैठे निकाह की रजामंदी पूछने वाले थे। बाकी सब वहाँ खड़े उन दोनों को देख रहे थे। इनसे उनका पूरा नाम पूछने के बाद मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। परिसा बिनते राफ़िया अख्तर, आपका ये निकाह ज़ोयान बिन वसीम अख्तर से तय पाया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? परी से पूछा गया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और अगले ही लम्हे उसकी ज़बान से एक साथ ही कबूल है कि तीनों दफ़ा की रजामंदी ज़ाहिर हो गई। कबूल है, कबूल है, कबूल है।
उसकी उजरत में कबूल है कहने की वजह से वहाँ मौजूद सब अफराद ने कहा लगाया। उसने कहा इस अंदाज में था जैसे कहीं वो रुक रुक कर बोलेगी और उतनी देर तक दूल्हा भाग जाएगा। जबकि दूसरी तरफ उसके पास बैठे ज़ोयान ने उसे खा जाने वाली नज़र से घूरते अपने दांत पीसे, जैसे उसे ही अपने दांतों के नीचे कुचल रहा हो। परी से पूछने के बाद उन्होंने ज़ोयान से पूछा, ज़ोयान बिन वसीम अख्तर, आपका ये निकाह परिसा राफ़े बिनते राफ़े अख्तर से तय पाया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? उनके पूछने पर ज़ोयान ने वक्त लगाते बड़े अजनबी और रूखे लहजे में जवाब दिया। तीनों दफ़ा पूछने पर उसका लहजा एक जैसा ही रहा था। उसके कबूल है बोलने पर परी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उनका निकाह होते ही उनका दिया दुपट्टा वापस करते वो लोग जल्दी से ही वहाँ से निकल गए थे। पिंड से कश्मीर की पहाड़ियों तक पहुंचने के दौरान इन दोनों ने एक दफ़ा भी बात नहीं की थी, जबकि हर मिनट बाद वो उसके आग बगोला होते चेहरे की तरफ देख रही थी, इसलिए इसमें भी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। सारा सफ़र खामोशी अपना राज कर रही थी। उसको अपनी बीवी के रूप में सोचते ही ज़ोयान को कोफ-सी होने लगी थी। सुबह न जाने क्या वक्त हो रहा था जब वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, जो बेड पर सलीके से बैठी नाश्ता करने में मगन थी। नाश्ते के दौरान उसकी नज़र दरवाजे से अंदर इंटर होते हनान पर पड़ी थी। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, इसलिए उसने अगले ही लम्हे अपनी नज़रें गिरा ली। उसने जैसे ही नज़र झुकाई, हनान ने वैसे ही उस पर एक सरसरी नज़र डाली और चलता हुआ सोफे तक आते वो वहीं पर बैठ गया। हाथ में पकड़े मोबाइल में कुछ स्क्रॉल करते वो मसरूफ़ सा अंदाज ज़ाहिर करने लगा, लेकिन इस तरह से ख़ुद को इग्नोर होते देख वो बदमज़ा हुई। वो नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था, उसे अभी भी गुस्सा था उसकी बातों पर, उसके इस तरह से इल्ज़ाम लगाने पर। आज वो ऑफिस सिर्फ घंटे के लिए गया था, वहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया था। अपना नाश्ता ख़त्म करती हुई ट्रे उठाकर कमरे से बाहर चली गई। पीछे वो अभी भी उसी अंदाज में बैठा हुआ था, बेनियाज हर चीज़ से। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो हनान की नज़र उसके पैरों पर पड़ी, जहाँ अभी भी पाजेब मौजूद थी। वो शायद उसे उतारना भूल चुकी थी या शायद उसे पसंद थी। घुंघरू होते तो वो कब की उतार चुकी होती, लेकिन ये एक नफीस मोतियों की पाजेब थी, उसने शायद इसलिए नहीं उतारी थी। आते ही वो फिर से बेड पर बैठ गई थी और हनान को देखने लगी, जो ऐसे मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था जैसे इसके अलावा और कोई दूसरा इंसान कमरे में मौजूद ही ना हो। उसे बेड पर एक जगह बैठे 20 मिनट गुजर चुके थे। उसने एक नज़र भी उस पर नहीं डाली थी और ना ही मुखातिब किया था, जबकि वो अब तप चुकी थी उसके मुसलसल इग्नोर करने पर। क्या मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए? उसके दिल से आवाज़ आई थी। लेकिन मैं क्यों मांगूँ माफ़ी? मैं क्यों माफ़ी मांगूँ जब उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ? अगले ही पल उसका दिमाग इनकार कर गया था। वहाँ से उठकर वो चलती हुई अलमारी के पास आई। अब देखती हूँ कैसे इग्नोर करते हैं मुझे। अपने बेवकूफ़ दिमाग का इस्तेमाल करते वो अलमारी से टॉवल निकालकर वॉशरूम में बंद हो गई। उसके जाते ही उसका मोबाइल रिंग हुआ और वो कॉल रिसीव करता कॉल में मसरूफ़ हो गया। कॉल में वो इस कदर मसरूफ़ था, वो कब वॉशरूम से बाहर निकली उसे पता ही नहीं चला। फिर उसके पैरों की आवाज़ से नज़रें उस पर डालते वो जैसे शॉक्ड ही हो गया। उसने देखा वो नहाकर टॉवल में ही बाहर आ गई थी। घुटनों के नीचे तक आते सुर्ख रंग के टॉवल को उसने खुद पर लपेटा हुआ था। उसकी गर्दन, उसके बाजू, उसकी टांगें, सब कुछ नज़र आ रहा था। खुले कमर तक आते बालों को उसने दोनों कंधों पर आगे की तरफ फेंका हुआ था। बाल गीले थे, जिस्म पर पानी के कतरे मौजूद थे। चेहरा मेकअप से पाक था। आतिशी रंग के होंठ मुस्कुराहट में ढल रहे थे। हनान ने उसके पैरों से लेकर सर तक का रास्ता तय किया था। पूरी खुली आंखों से उसे देखते वो हैरान हुआ था। उसे टॉवल में देखकर वो तो फंकी रह गया था, जबकि वो बगैर उसकी जानिब देखती वहां से चलती हुई अलमारी के पास आई। हैंगर में लटकी ड्रेसेस को देखती वो अपने लिए किसी एक ड्रेस का इंतखाब कर रही थी। आई विल कॉल यू लेटर, मध्यम सी आवाज़ में बस इतना ही बोलते उसने कॉल बंद कर दी। अब उसकी पुश्त हनान की तरफ थी। वो उसकी पुश्त को देख रहा था। उसका भरा भरा जिस्म वाज़ेह हो रहा था। उसने उसकी गोरी टांगों पर नज़र डाली। फिर उसने देखा उसकी पिछली गर्दन पर एक तिल था। गोरी रंगत पर वो काला तिल वाज़ेह दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो चलता हुआ उसके पास आया। उसके कदमों की आवाज़ पर वो महसूस कर चुकी थी कि वो यहाँ ही आ रहा है। उसी वक्त उसका दिल धड़का था। उसका प्लान कामयाब हो रहा था। वो बहक गया था। उसका दिया चैलेंज वो खुद हार रहा था। वो उसे देखकर पिघल गया था। उसके पास आते वो उसके कान के करीब झुका तो उसने
झटके से अपनी आंखें बंद करते अपने हाथों की मुट्ठियों को दबोच लिया। उसकी मीठी खुशबू उसके नाक के नथनों में जाती हुई उसे मदहोश कर रही थी। उसका दिल फरेब सरापा उसे अपनी जानिब खींचने पर मजबूर कर रहा था। उसकी गर्दन के दिल पर नजर डालते वो उसके कान के करीब झुककर कुछ कहने लगा। परसों मेरे दोस्त का वलीमा है, मेरे साथ तुम्हें भी जाना होगा, इसलिए परसों शाम को मेरे आने से पहले ही तैयार हो जाना, क्योंकि इंतज़ार करना मुझे पसंद नहीं। उसके ये बोलने की देर थी, उसकी झट से बंद होती आंखें अब झट से ही खुली थी। और तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे पिघलाने की कोशिश करोगी, अपने दिलकश सरापे से मुझ पर वार करोगी तो क्या मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम ऐसा कुछ भी सोच रही हो तो सोचना छोड़ दो। उसकी सुरीली आवाज़ उसके कान में रस घोल रही थी। अपनी बात मुकम्मल करते ही वो वहाँ से चला गया। जाते हुए वो दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था, लेकिन उसकी आखिरी बात पर वो अंदर तक दब गई थी। उसने ये सब उसी के लिए ही तो किया था, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपको अपने करीब लाकर ही छोड़ूंगी, ठोस अंदाज में बोलते उसने खुद से एक वादा किया। फिर मुंह बसुरती टॉवल को खोलती वो जल्दी से कपड़े बदलने लगी। उसका सारा मूड तो वो खराब कर चुका था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, लेकिन अजीबोगरीब आवाज़ें उसके कान में पड़ रही थी। जल्दी जल्दी सीढ़ियों का रास्ता तय करते वो फर्स्ट फ्लोर के हॉल में पहुंचा। उसने देखा बीजान, आगा जान, राफे साहब, फायजा बेगम, माया और जारिम सब वहाँ पर मौजूद थे, जबकि उसके बिल्कुल सामने खड़ी जायमा खामोश थी। जब आवाज़ें सुनकर उसकी माँ भी दौड़ती हुई उसके पास आई। बीजान, आपको यकीन नहीं ना आ रहा तो ये देखिए। स्टिक में मौजूद दो सुर्ख लकीरों को उनके सामने कर दी वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरत ज़दा कर गई थी। तकरीबन सब लोग ही जानते थे कि उनके ताल्लुकात सही नहीं है, जिसकी बिना पर वो प्रेग्नेंट होती, जबकि इन दो सुर्ख लकीरों को देखकर यज़दान का तो रंग ही उड़ गया था। क्या इसने रात को नशे की हालत में ज़ायमा के साथ वो सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था? क्या ये बच्चा अब इन दोनों का था? ये सोच ही उसे परेशान कर रही थी। फिर उसे याद आया, ज़ायमा ने आज पहली दफ़ा उसे उसके नाम से मुखातिब किया था। आहिस्ता आहिस्ता उसका शक पुख्ता हो रहा था। हम सभी जानते हैं कि यज़दान और ज़ायमा एक दूसरे से कितनी नफ़रत करते हैं, और उनके ताल्लुकात भी ऐसे नहीं हैं। वो तेज़ आवाज़ में बोलती उन सब के ज़हनों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ खड़ी ज़ायमा को समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना हंगामा मचा क्यों रही है। फ़ायज़ा, तुम कहना क्या चाहती हो? बीजान अब गुस्से से बोली थी। बीजान, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब ये बच्चा यज़दान का नहीं है तो फिर किसका है? वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोली और यज़दान को वहाँ पर खड़ा देख कर उनके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। मामा ज़ायमा को वॉमिट हो रही थी, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, तो जब मैंने उसे टेस्ट करने का कहा तो ये रिज़ल्ट सामने आया। सब ने अब एक नज़र ज़ायमा पर डाली थी, जो खामोश खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है। बीजान, हम सब कोई बच्चे तो है नहीं जो ये स्टिक देखकर समझ जाए कि ये यज़दान के बच्चे की माँ बनने वाली है, बल्कि आप सब समझदार है। सारा सच आपके सामने है कि ये लड़की किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। वह नहवत से बोलती अपने लफ्ज़ों से ज़ायमा के लिए ज़हर उगल रही थी, तो उनकी बात अब समझ आने पर तो ज़ायमा की आंखें ही फटी की फटी रह गई थी। ये आप क्या कह रही है? मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। ज़ायमा को अपने साथ लगाती वो उसके हक़ में बोल रही थी। आपकी बच्ची कैसी है और कैसी नहीं है तो ये स्टिक साफ बता रही है। क्या अब भी किसी को शक है? वो यकीन से भरे लहजे में कह रही थी, तो उनकी बात सुनकर अब ज़ायमा की आंखों में आंसू आ गए। फ़ायज़ा, खामोश हो जाओ, क्या औल फौल बोल रही हो? उन्होंने अच्छे से डांटा, लेकिन उसे कहाँ असर होना था इतनी सी डांट का। बीजान, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही जो बस कर दूँ या खामोश हो जाओ, बल्कि मैंने तो वो कहा जो इस लड़की का सच था। ज़ायमा पर अपनी नज़रें गाड़ते वो उसकी बर्बादी पर खुश हो रही थी। ए लड़की, बताइए बच्चा किसका है? कहाँ से मुँह काला करवा कर आई है? वो अब ज़ायमा की जानिब बढ़ी, वो लगातार आंसू बहा रही थी। अब गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिचकियों में बोलती वो अपनी सफाई पेश करने लगी। तो फिर कैसा है, तुम ही बता दो। अपने सीने पर दोनों हाथ बांधती वो उसके चेहरे की जानिब देखने लगी। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था, वो क्या जवाब देती, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। यज़ान, तुम देख रहे हो ये लड़की किस कदर शातिर है, तुम्हारी बीवी होकर ये किसी और के बच्चे की माँ बन रही है। चलती ही वो अब यज़दान की जानिब आई। अभी भी वक्त है, ऐसी लड़की को तलाक देकर अपने घर से बाहर निकाल फेंको। हवेली में हम ऐसा गंद बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके बोलने पर उसने नज़रें उठाकर ज़ायमा की तरफ देखा, जो अपनी माँ के साथ लगी ज़ारो कतार रो रही थी। तो चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। उसे उसकी तरफ बढ़ता देख फ़ायज़ा बेगम और माया के दिल को ठंड पड़ गई थी। अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर निकाल देगा, फिर तो उनके अंदर तक सुकून दौड़ेगा। सब यज़दान को देख रहे थे, न जाने वो क्या करने वाला था।
اس کے پاس پہنچ کر اس نے زائمہ کا ہاتھ کلائی سے پکڑا تو اس کے رونے میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ تو جانتے ہیں نا مجھے، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سنجیدگی اپنا راج کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرد ہو چکی تھی۔ زائمہ کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا، کہیں وہ بھی اسے غلط نہ سمجھ لے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تو یزدان نے اس کے چہرے پر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا۔ چپ کر جاؤ، رونا نہیں، میں جانتا ہوں تم غلط نہیں ہو۔ اس کے آنسو اچھی طرح صاف کرتا وہ ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑتا چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ زائمہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، سن لیا آپ سب نے؟ تیز آواز میں بولتا وہ ایک دم سے چلایا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے اتنے اعتماد سے کہنے پر انہیں لگا کہ ان کا سارا پلان جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہو۔ لیکن سب کو ہی اس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی تو دوسری طرف خوشی۔ اس کا دماغ اسے بار بار یہی بول رہا تھا کہ رات کو ان کے درمیان کچھ تو ضرور ہوا ہے۔ زائمہ ایسے ہی تو نہیں پریگننٹ ہو سکتی تھی، اس نے کچھ کیا ہوگا تو ہی تو ہوئی ہے۔ لیکن یزدان بیٹا، تم لوگوں کے ایسے تعلقات نہیں ہیں۔ ان کا لہجہ اب ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ہمارے تعلقات کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں ہم اچھے سے جانتے ہیں، آپ زائمہ پر الزام لگانا بند کریں۔ یزدان اس کا ساتھ دے رہا تھا، اس کے لیے تو یہ لمحہ کسی عید سے کم نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ زائمہ تمہارے بچے کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی تھی، جبکہ انہیں لگا تھا کہ یزدان انکار کر دے گا اور اسے دھکے مار کر حویلی سے باہر نکالے گا۔ آپ کے یقین کے لیے ہم ڈی این اے رپورٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس نے ابھی بھی زائمہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ڈی این اے رپورٹ سے خود بھی کنفرم کروانا چاہتا تھا کہ یہ بچہ اسی کا ہے نا۔ چلو زائمہ، ہسپتال چلیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہی وہ اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھانے لگا۔ ہم بھی ساتھ چلیں گے، فائزہ بیگم پیچھے سے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ تو صرف ایک دوائی کی وجہ سے وہ اسٹک پریگننٹ شو کر رہی تھی، اصل میں وہ تھی نہیں۔ اگر وہ اس وقت اس کے ساتھ ہسپتال نہ جاتی تو یزدان کو ان پر شک ہو سکتا تھا۔ جس نے آنا ہے وہ آ سکتا ہے، گمبھیر لہجے میں بولتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر انٹرس کے باہر نکل گیا۔ ہسپتال کے سامنے ان کی 2 گاڑیاں رکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر وہ اس کی طرف کا فرنٹ ڈور کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوا ہسپتال کے اندر داخل ہوا، جبکہ پچھلی گاڑی میں بی جان اور فائزہ بیگم اور مایا آئی تھی۔ ان کے پیچھے وہ بھی ہسپتال میں داخل ہوئی۔ یہ ان کا فیملی ہسپتال تھا، حویلی کے سب لوگ زیادہ تر یہیں پر آیا کرتے تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے ڈاکٹر کو سارا معاملہ بتایا اور اسے ڈی این اے رپورٹ کرنے کا کہا۔ ان دونوں کو ایک ہی کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ ان کا بلڈ سیمپل کے طور پر لے جا کر وہ نرس بلڈ کو میچ کرنے کے لیے لے گئی۔ جبکہ اب زائمہ کا پریگننسی ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے یزدان کو باہر جانے کا بولا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک انہوں نے زائمہ کا پریگننسی ٹیسٹ کیا تب تک ایمرجنسی میں تیار کی ان دونوں کی ڈی این اے رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ وارڈ سے باہر نکل کر انہوں نے یزدان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تو ان کے پیچھے چلتا ہوا یزدان آ کر ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں انہوں نے 2 فائل پکڑی ہوئی تھی جس میں ان دونوں کی ڈی این اے رپورٹس تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف پریگننٹ ہے، یزدان نے بات میں پہل کی۔ وہ جو اس کی ڈی این اے رپورٹس پڑھ رہے تھے اس کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ خرم پریگننٹ نہیں ہے، ان کے ہارمونز میں کوئی ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسٹک 2 لکیریں شو کر رہی تھی۔ اصل میں خرم پریگننٹ نہیں ہے، وہ ڈاکٹر مسکرا کر بولا تھا۔ ڈاکٹر، آپ کو غلطی ہو گئی ہے، ان کا نام خرم نہیں زائمہ ہے۔ ڈاکٹر کے بار بار خرم بولنے پر اس کا دماغ گھوم رہا تھا، اس لیے وہ جلدی سے تصحیح کرنے لگا۔ لیکن رپورٹس میں تو ان کا نام خرم لکھا ہے اور ان کے بچپن سے ابھی تک ڈی این اے تو ایک ہی رہتا ہے نا۔ ڈاکٹر کے بتاتے ہی اسے حیرت کا ایک شاندار جھٹکا لگا تھا۔ رپورٹس دکھائے مجھے۔ ایک دم ہی اس کی آواز کپکپانے لگی تھی تو ڈاکٹر نے ان رپورٹس کا رخ اس کی جانب کیا تو وہ بے یقینی میں رپورٹس کو پکڑ کر ٹکر ٹکر نظروں سے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی ان کی رپورٹ میں موجود اس کے نام پر نظر پڑی تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ یہ آپ کے چچا سلیمان کی بیٹی خرم ہی ہے نا؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس نے غائب دماغی میں اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے ذہن میں شک تھا، جیسے سچائی اس کے سامنے سے گزر رہی ہو۔ تو ڈاکٹر اسے حیران پریشان دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کیبن سے باہر نکل گیا، کیونکہ انہیں اور بھی پیشنٹ کو ڈیل کرنا تھا۔ خرم اسی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کا سارا بائیو ڈیٹا یہاں پر موجود تھا۔ اندر کرسی میں بیٹھا وہ شخص حیرت زدہ آنکھوں سے رپورٹ کو دیکھ رہا تھا جس میں شروع میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، خرم سلمان ریاض اختر۔
उसने बमुश्किल ही लब खोलते उसका पूरा नाम पढ़ा था। फिर नीचे उसका ब्लड ग्रुप देखते उसने पेरेंट्स के नाम पर नज़र डाली, जिस पर उसके चचा और चची का नाम लिखा हुआ था। एकदम उसे लगा था जैसे पूरा आसमान ही उस पर आ गिरा हो। उसकी आंखों में हैरत का इजहार था। उसने कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले, मगर इससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। यह हकीकत उस पर किसी बम की तरह फूटी थी। उसका दिल धक धक करने लगा था। जहन में बहुत सारे सवाल छा गए, जैसे सब कुछ पलट गया हो। उसका दिल अभी भी इस शौक से धड़क रहा था जो उसे रिपोर्ट्स देखकर मिला था। एक पल को तो उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, मगर अगले ही लम्हे हकीकत को कबूल करते हुए भारी भारी सांस लेने लगा। उसकी हुरम जिंदा थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिससे उसने उसका नाम देखा था, फिर उसका वो बर्थ मार्क उसके जहन में आया जो सेम था। जायमा का बर्थ मार्क देखकर उसे तब ही पहचान जाना चाहिए था कि ये वही हुरम है। मेरी हुरम जिंदा है। वो जायमा नहीं, वो मेरी हुरम है। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आई थी, आंखें अश्क पार हो गई थी, जैसे कि अब उसे पूरा जहां ही मिल गया हो। मेरी हुरम मेरी नज़रों के सामने थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया। मेरा दिल उसकी जानिब मायल होता था, मगर मैंने अपनी एक ना सुनी। मुस्कुराहट अब उसके चेहरे से जुदा हो गई थी। अब उसके चेहरे पर अफसोस छा गया था। उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा था। मैं जानता था मेरी हुरम जिंदा है, वो एक ना एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगी। उसका लहजा भीगा हुआ था। जहाँ एक तरफ उसके मिल जाने की खुशी थी, वहाँ दूसरी तरफ उसे ना पहचानने का दुख भी था, लेकिन खुशी बेतहाशा थी। उसके मिल जाने पर उसका दिल उछलने लगा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था उसने उसे, मगर अचानक से उसका मिल जाना उसकी खुशी को दुबाला कर रहा था। उसका दिल उछल उछल के बाहर आने को तैयार था। जायमा के लिए जो नफरत थी वो अपनी जंजीरें तोड़ती हुई उसके दिल से बाहर निकल चुकी थी। अब उसके दिल में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत जन्म ले रही थी। वो इस खुशखबरी की बात सबको सुनाना चाहता था, इसलिए रिपोर्ट्स को पकड़ता दौड़ता हुआ वो अपने हाथ से साफ करता उसके कमरे के सामने आया जहाँ बीजान खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। तो दौड़ता हुआ झटके से बीजान के गले लग गया। तो ठीक उसी वक्त फायजा बेगम और माया ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो, क्या वाकई में जायमा यजदान के बच्चे की मां बनने वाली है। उनके गले लगते उसके खुशी से आंसू बहने लगे। तो बीजान ने उसे हौसला देते प्यार से उसके शाने को थपका। बेटा, मैं जानती हूँ खुशी बहुत बड़ी है, लेकिन तुम ऐसे रो नहीं, बल्कि अब हम सबको तो मिलकर खुशी मनानी चाहिए। आखिर हवेली का वारिस आ रहा है। बीजान भी यही समझी थी कि रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, इसलिए वो खुशी के आंसू बहा रहा था। नहीं बीजान, वो प्रेग्नेंट नहीं है। वो कोई गलतफहमी हो गई थी। उनसे अलग होते वो उनकी गलतफहमी दूर करने लगा। तो पीछे खड़ी उन दोनों की तो जैसे गले में अटकी सांस बहाल हुई। तो फिर बच्चे क्या हुआ है? उन्हें अब परेशानी ने आ घेरा था। बीजान, आपकी पोती हुरम, बीजान वो वापस आ गई है हमारी ज़िंदगी में। रुक रुक कर बोलता वो अपनी बात मुकम्मल कर गया। जब बीजान ने नासमझी और हैरानगी का मुजाहरा करते यज़दान को देखा। यज़दान, तुम ठीक तो हो ना? उन्हें उसकी फिक्र लाहक हो गई थी, क्योंकि हवेली वालों के मुताबिक तो हुरम बचपन में ही मर गई थी और सब ने ये बात तस्लीम भी कर ली थी, सिवाय यज़दान के। वो जानता था हुरम जिंदा है। जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक हुरम भी जिंदा है। बीजान, आपको पता है जायमा ही असल में हुरम है। बीजान, वो मेरी हुरम है, यज़दान की हुरम। खुशगवार लहजे में बोलते उसने रिपोर्ट्स भी बीजान की जानिब बढ़ाई। तो वो पकड़ कर देखने लगी, जबकि ये देखने के लिए फायजा बेगम और माया भी दौड़ती हुई रिपोर्ट्स के लिए बीजान के पास आई। डीएनए में डीएनए में हुरम का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ देखकर तो इनका कलेजा ही हल्का गया। उनकी आंखें फटी की फटी ही रह गई, जबकि बीजान हैरत और ताज्जुब से अब अपने पोते की जानिब देखने लगी थी जो मुस्कुरा रहा था। आज वो शख्स कितनी देर बाद दिल खोल कर मुस्कुरा रहा था। बीजान, मैं हुरम के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसे अभी ये हकीकत कोई नहीं बताएगा। उसे मैं स्पेशल तरीके से बताऊंगा। मैं जानता हूँ वो भी इस हकीकत से लाइल्म होगी। चची, आप लोग घर चले जाए, मैं हुरम को लेकर आ जाऊंगा। कहते ही वार्ड में अंदर की जानिब बढ़ गया। उसने देखा जायमा बेड पर ही लेटी हुई थी। अंदर कोई भी नहीं था। वो अकेली ही बेड पर लेटी हुई थी। वो भी शायद ये जानने के लिए बेचैन हो रही थी कि वो प्रेग्नेंट है तो यज़दान के बच्चे की ही है ना। तो यज़दान चलता हुआ उसके पास आया। किसी के कदमों की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर यज़दान की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था। तो उसकी पहली नज़र ही उसके गाल पर पड़ते डिंपल पर पड़ी थी। वो भी उसके लबों के साथ आज मुस्कुरा रहे थे। और हैरत की बात तो ये थी कि वो डिंपल आज अपनी झलक दिखाकर गायब नहीं हुए थे, बल्कि वो अभी भी उसके गालों पर बरकरार थे।
उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे लगा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है। यज़दान, क्या रिपोर्ट आई है, आप मुझे बताएं ना। उसे अपनी जानिब बढ़ता देख वो तफ्तीश से पूछने लगी। चलो घर चले, घर जाकर बताऊंगा। आराम से उसे उठाते हुए पुरसुकून लहजे में बोला। अभी बता देना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ, इतना ही बता दे, बेबी के बाबा आप है ना। बाथरूम में से उसके पुरसुकून चेहरे की तरफ देखती वो जांचते भरे लहजे में बोली। उठो, अभी हम घर जाएंगे, फिर जो तुम बोलोगी मैं बताऊंगा। उसका एकदम से बदलता अंदाज देखकर जायमा को हैरत हो रही थी। कहाँ उसके चेहरे पर उससे बात करते वक्त गुस्सा होता था, और कहाँ आज उसका चेहरा इतना पुरसुकून और मुस्कुराहट से भरा था। तो वो सर को खफीफ जंबिश देती बेड से उठकर उसके साथ चलने लगी। अस्पताल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी हवेली के रास्ते की जानिब बढ़ा दी। वो लोग कश्मीर के पहाड़ों पर पहुंच गए थे। अपने यूनी ग्रुप को देखकर वो फिर से खुश हो गई थी। एक तरफ टूर की खुशी, दूसरी तरफ जोयान से निकाह हो जाने की खुशी। उसकी तो बत्तीसी ही अंदर नहीं जा रही थी। पूरा दिन उन लोगों ने बर्फबारी को अच्छे से एंजॉय किया था। सूरज ढल गया था, अब आसमान पर घुप अंधेरा छा गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं भरा था। वो थोड़ी देर और इस लम्हे को कैद करना चाहती थी। बर्फबारी तो उसकी पसंदीदा थी। वो कैसे कमरे में जाकर बैठ जाती, जबकि सभी स्टूडेंट अब आराम करने की गर्ज से कमरों में जा चुके थे। वो अकेली थी जो उस रोड पर घूमती हुई मज़े कर रही थी। सर ने उसे बोला भी था कि वो कमरे में चली जाए, लेकिन उनसे थोड़ी देर और वक्त की इजाज़त लेती वो फिर से मस्त हो गई थी। जब खिड़की में खड़ा जोयान उसे अकेले रोड पर घूमते देख आग बगोला हुआ था। इस लड़की का हर काम, हर शौक ही निराला था। खिड़की का पर्दा आगे करते वो अपने कमरे से निकलकर नीचे की जानिब कदम बढ़ा गया। रोड में इक्का दुक्का ही लोग थे। बर्फबारी अभी भी तेज हो रही थी। अपनी आंखें बंद करते वो अब गोल गोल घूमने लगी थी। जब झटके से बाजू खींचे जाने पर वो मजबूत सीने के साथ जा टकराई, तो जोयान ने उसे खींचकर शेड के नीचे खड़ा किया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। कमरे में क्यों नहीं गई तुम? करखत लहजे में उसने उसकी तरफ देखा जो नर्म रुई में भीगी हुई थी। इतनी अच्छी स्नो फॉलिंग हो रही है, मैं क्यों कमरे में जाऊं? सड़क पर पड़ी रुई को देखते वो मसरूर सा बोली। फिर ठंड लग गई तो? जोयान मसनूई बरहमी से बोला। हॉट लड़कियों को ठंड नहीं लगती। शौक लहजे में बोलते उसने अपने फर्जी कॉलर झाड़े तो उसने आंखें सुकेड़कर उसकी तरफ देखा। अपनी बात के आखिर में वो खुद ही खिलखिलाकर मुस्कुराई थी। जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये हंसी। उसे बिला वजह हंसते देख वो तरखी से बोला था। क्यों हॉट चीज़ें आपको जहर लगती है? उसकी तरफ बढ़ते उसके कॉलर पकड़कर वो उसके करीब हुई। हद में रहो अपनी। अपने कॉलर में मौजूद उसके हाथ झटकते वो दूर होता, दरमियान में फासला बना गया। जब उसके इस तरह करने पर उसने नाराज़गी से उसे देखा। तुम तो बहुत खुश हो गई होगी ना, फाइनली तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। हुनूज अंदाज में बोलते आखिरी में वो तायराना मुस्कुराया खुद पर ही। मतलब मैं समझी नहीं। उसने लाइल्मी जाहिर की। धोखे से मुझसे निकाह करके तुम सब कुछ भूल भी गई। उसका अंदाज जारहाना था तो परी ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने कोई धोखा नहीं किया आपके साथ। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोलती अपने दोनों हाथ फोल्ड करती सीने पर बांध गई। तुम तो चाहती यही थी कि हमारा निकाह हो जाए। मैं तुम्हें ही देख रहा था, कैसे निकाह के नाम पर तुम्हारा चेहरा खिलखिला उठा था। उसकी जो पलकें सजदा रेज हुई थी वो झट से उठकर अब उस शख्स पर डालती उसकी बात पर बिगड़ी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? ये सब कुछ भी मेरी वजह से हुआ है? हर चीज़ की गलती आप मुझ पर क्यों डाल देते हैं? मैं झील में गिर गई, इसमें भी मेरी गलती। हमें रात झोपड़ी में गुजारनी पड़ी, इसमें भी मेरी गलती। आपने मेरे सीने पर हाथ रखे, इसमें भी मेरी गलती। आज हमारा निकाह हो गया, इसमें भी मेरी गलती। उजरत में वो क्या बोल गई थी अब उसे एहसास हुआ था। जब वो एकदम खामोश हुई, एक पल के लिए तो दोनों के चेहरे जर्द पड़े थे और शर्मिंदगी छा गई थी। वो मुझसे गलती से हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। उसकी हालत की तरह उसका लहजा भी शर्मिंदगी से चूर हो गया था। तो परी उसकी बात को इग्नोर करते फिर से वही वाली टोन में आई। अभी थोड़ी देर बाद आप पता है मुझे क्या बोलेंगे कि वो जो औरतें आई थी ना, वो भी तुम्हारी वजह से आई थी। कमर पर दोनों हाथ रखते हुए तेज तेज लहजे में बोली थी। जब जोयान ने उसके नज़दीक होते उसकी ज़बान बंद करने के लिए उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। चुप करो और अब मेरी बात सुनो। उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ते वो पुरस्कार लहजे में गोया हुआ। निकाह तो हमारा अब हो चुका है, लेकिन इस निकाह की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तुम हवेली जाकर भी अपना मुंह बंद रखोगी। समझ गई थी तुम?
حاکمانہ لہجے میں بولتے اس نے اسے وارن کیا تو اپنا منہ ہلاتی کچھ کہنے کے لیے اس کے ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو اس نے اس کے لبوں سے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ مطلب ہم خفیہ نکاح میں رہیں گے؟ اپنا تھوڑا سا منہ کھولتی وہ حیران ہوئی۔ جی بالکل، جب تک میں نہ چاہوں تم اپنا منہ بند رکھو گی۔ رعب سے اس نے اپنے ایبرو اچکائے۔ لیکن زویان، آپ کو تو پتہ ہے نا، میں زیادہ دیر تک کوئی بات اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتی۔ اگر میرے منہ سے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی عادت سے مجبور عادت پر پریشان ہوئی تو اسے دیکھتے زویان کی ناک کے نتنے پھولے جبکہ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ زیادہ کچھ تو نہیں ہوگا، بس یہ تمہاری زبان میں کاٹ دوں گا، وہ کرخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں بولا تو اس کے کہنے پر اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑی۔ اور اگر تم ایسا ویسا کوئی ارادہ رکھتی ہو تو مجھے بتا دو تاکہ میں یہ کام پہلے ہی سر انجام دے دوں۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھتے اس نے اسے مزید ڈرانا چاہا۔ آپ کیسے زبان کاٹ سکتے ہیں؟ آپ تو پروفیسر ہے۔ اپنی کٹی زبان کا سوچتے اس نے جھرجھری لی۔ کیوں، ایک کسائی صرف گوشت ہی کاٹتا ہے یا ایک موچی صرف جوتا ہی سیتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کرتے؟ اس نے اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھتے سوالیہ ایبرو اچکائے۔ نہیں تو اور بھی کام کرتے ہیں، وہ الجھ رہی تھی اس کی باتوں میں۔ تو اسی طرح کیا ایک پروفیسر کسی کی زبان نہیں کاٹ سکتا؟ اس کے بولنے کی دیر تھی وہ اپنی انگلیاں مروڑتی ہڑبڑائی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس کی کہیں بات پر یقین کرتے وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتی دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلی، کہیں اسے غصہ نہ آ جائے اور وہ اس کی زبان نہ کاٹ دے۔ اس کے اجرت میں وہاں سے نکلنے پر زویان کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔